साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत यहाँ पर अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो डेली जीएस पीवाईक्यू चल रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डेली क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले के यदि आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट हमारी यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, पीवाईक्यूज करके, जीएस पीवाईक्यूज। ठीक है, जीएस पीवाईक्यूज करके यहाँ पर दिखाई देगा, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट हमारी हिंदी के लिए भी बनी है। ठीक है, हिंदी के लिए जो पीवाईक्यू है उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कम्प्लीटली, और हर प्रश्न को हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। मतलब एक ही प्रश्न से अन्य 5-6 प्रश्न हमारे और निकल कर आ जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी आगामी जो आपकी कनिष्ठ सहायक यानी कि कुटुंब न्यायालय और ईओटीआरआई जो अभी है आपकी रिसेंट जो परीक्षा है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इस प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमने 45 तक कल की क्लास में हमने कर लिया था, तो आज यहाँ पर 46 है। ठीक है, कल हमने 45 तक कर लिया था हुक्का क्लब। ठीक है, तो यहाँ पर कल की वीडियो में फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस का इश्यू आपको देखने को मिला होगा, और वॉइस इश्यू। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर वॉइस इश्यू क्योंकि ठीक है थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। लेकिन आज यहाँ पर ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 46, नंबर 46। तो साथियों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोखा से तात्पर्य है। अब देखिए, जो इस प्रकार के जो शब्द है ना, इस प्रकार की जो शब्दावली है, ये यूके, ठीक है, उत्तराखंड का ही प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में। तो दोखा से तात्पर्य क्या है निम्न में से? पहला है भांग के रेशे से निर्मित बिना बाहों का कोट है, या फिर दूसरा है बकरी के ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट है। ठीक है, तीसरा है सूती रेशे से निर्मित कोट है, या फिर शिशु जन्म के समय आयोजित एक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का जो कोट है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर दोखा कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये कई बार रिपीटेड हो जाते हैं, आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट होने की बहुत ज़्यादा इनमें चांसेस होती है, तो आपको ऐसे शब्दों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कई प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, हर बार कोई ना कोई परीक्षाओं में यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आज का अगला, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है। नहीं है पूछा है, कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सभी उत्तराखंड के संबंध में है सभी। ठीक है, तो यहाँ पर तांदी आपका एक नृत्य नृत्य गीत है, चौफला आपका एक नृत्य गीत है, थड़िया आपका एक नृत्य गीत है, लेकिन लाली जो है आपका एक नृत्य गीत नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि निम्न में से कौन सा इसमें नृत्य गीत नहीं है। ठीक है, अब उत्तराखंड के जो अन्य वास्तविक नृत्य गीतों में शामिल है आपका, ये 3 तो है ही शामिल, इसके अलावा आपका झोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, झोड़ा है आपका, चाचरी है। ठीक है, झोड़ा आपका कुमाऊं क्षेत्र का एक मुख्य सामूहिक नृत्य गीत है, और वहीं आपका जो चाचरी है यह गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य गीत है। ठीक है, जो मेलों के अवसर पर गाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी थड़िया आपको पता ही है, और एक आपका चौफला है, ये सभी आपके इतने यहाँ पर नृत्य गीत हैं, लेकिन लाली यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के नृत्य गीत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक है होली हिमालय। ठीक है, वो होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो होली हिमालय नामक पुस्तक आपका क्या ऑप्शन E.T. एटकिंसन है, या फिर G.R. विलियम्स, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और H.G. वॉल्टन, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका E. शेरमन ओकले। ओकले आपका जो है होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक है। तो आपको ये पुस्तकें काफ़ी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुस्तकों से भी यहाँ पर एक प्रश्न बनता ही है इम्पोर्टेंट। तो साथियों आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या 2 देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? यानी कि किन 2 देश या फिर किन 2
राजाओं या फिर किन दो राज्यों के मध्य जो है आपका लंगूरगढ़ की संधि हुई थी? ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह क्या इसमें राइट आंसर ए गढ़वाल तथा नेपाल है, या फिर बी कुमाऊं तथा नेपाल है, या फिर सी सिरमौर तथा गढ़वाल है, या फिर डी कुमाऊं तथा गढ़वाल है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, अब ये क्यों है राइट आंसर? क्योंकि गढ़वाल तथा नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़वाल के राजा, ठीक है, गढ़वाल शासक आप लोग नोट डाउन भी करते रहना। गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह और नेपाल के गोरखाओं के बीच, ठीक है, नेपाल के गोरखाओं के मध्य हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस संधि के बारे में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करें। दो राजा अपने दो जो है जिनके मध्य यह संधि हुई थी, ये आपको अच्छे से पता लग गया है। अब इसके बाद जो है आपका लंगूरगढ़ की जो संधि है आपका, ये कब हुई थी? ठीक है, अब देखिए इसकी दो डेट यहाँ पर मिलती है। एक तो 1792 है, दूसरी आपकी 1791 भी मिलती है कई कुछ स्रोतों में। ठीक है, अब यह संधि आपका 1792 में हुई थी। ठीक है, 1792 इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ था, संधि की जो मुख्य बातें थी यहाँ पर क्या थी? तो लंगूरगढ़ की घेराबंदी। ठीक है, तो लंगूरगढ़ यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक जगह का नाम है यहाँ पर, ठीक है, लंगूरगढ़ की घेराबंदी। अब देखिए क्या हुआ था कि 1790 में आप सभी को पता है 1790 में कुमाऊं को जीतने के बाद, ठीक है, गोरखाओं ने क्या कर दिया था? गोरखा यहाँ पर विजयी हो गए थे क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं जीत लिया था। ठीक है, 1790 में। तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद अब गढ़वाल की ओर चले गए। ठीक है, 1790 में कुमाऊं को जीतने के बाद गोरखा 1791 में क्या हुआ? 1791 में गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल में लंगूरगढ़ किला, ठीक है, जो आपका लंगूरगढ़ किला है, लंगूरगढ़ किला पर इन्होंने घेरा डाल दिया। कब डाल दिया? 1791 में। तो इसीलिए मैं आपको इसको यहाँ पर क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि 1791 यहाँ पर कई स्रोतों में दिया, लेकिन क्यों यहाँ पर नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1791 में ये लोग कहाँ चले गए थे? गढ़वाल के लंगूरगढ़ किले का क्या इन्होंने घेरा इन्होंने वहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यह घेराबंदी करीब 1 साल तक रही। ठीक है, यह घेराबंदी लगभग आपका 1 साल तक रही। अब उसके बाद क्या हुआ था, यह जो 1791 में जो ये घेराबंदी करी थी, इसके बाद क्या हुआ था, गोरखाओं में कुछ समस्या आ गई थी। क्योंकि इस समय आपका क्या हो गया था कि चीन ने आक्रमण कर दिया था। चीन ने आक्रमण कर दिया था। कहाँ किया था? आपका आक्रमण किया था ये आपका नेपाल पर किया था। ठीक है, नेपाल पर कर दिया था। तो नेपाल, इसका मतलब गोरखा, ठीक है, नेपाल का संबंध आपका गोरखा से। तो गोरखा क्या क्या कर गए थे? इसके पश्चात आपका ये वापस चले गए थे अपने देश। ठीक है, अपने देश, क्योंकि इस आक्रमण को रोकने के लिए, इस आक्रमण को आपको करने के लिए ये वापस अपने इनको जाना पड़ा। कहाँ से? गढ़वाल, जो कि अभी गढ़वाल में आए थे, जो कि इन्होंने घेराबंदी डाली हुई थी। कहाँ पर? लंगूरगढ़ किले में। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ा? वापस जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस लौटने से पहले पहले क्या हुआ, इन्होंने गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक समझौता हुआ। तो इस संधि के तहत गढ़वाल के राजा गोरखाओं को सालाना टैक्स, ठीक है, सालाना टैक्स देंगे। ठीक है, यहाँ पर टैक्स को मतलब कि वार्षिक कर एक हिसाब से कह सकते हैं उसको आप लोग, जिसमें कि कुछ राशि देनी पड़ती थी। ठीक है, तो वह स्वीकार कर ली थी किसने? प्रद्युम्न शाह ने, राजा प्रद्युम्न शाह ने स्वीकार कर ली थी। जिसके बदले गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला न करने की बात करी। ठीक है, गोरखाओं ने क्या कहा, हम इस संधि के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये संधि एक हिसाब से अस्थायी रही। ठीक है, कोई स्थायित्व तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने तो बात करी थी कि यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यह संधि एक हिसाब से उनके द्वारा अस्थायी रही। और बाद में क्या हुआ, फिर से आपको बताइए कि 1803 1804 में 1803 में गोरखाओं ने दोबारा क्या कर दिया था, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, गढ़वाल पर दोबारा इन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इस प्रश्न का कंप्लीट डिटेल। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी डाउट्स हैं लंगूरगढ़ की संधि को लेकर, लंगूरगढ़ को लेकर यहाँ पर, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए ये जो हमारा वीडियो लेक्चर डेली जीएस का है, आपका डेली जीएस जो हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम लोग यहाँ पर सीधा फोकस कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू यहाँ पर
किसी भी विषय में बाकी चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए एक ही प्रश्न से आपके 5 से 6 अन्य नए प्रश्न और फैक्ट के साथ आपको मिल जा रहा है, ये ठीक है। यदि हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं इसी के साथ, ठीक है। तो आगे हमारा अगला है आज का प्रश्न। तो साथियों आज का महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है, पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता है। तो पछावन के बारे में पूछा है, पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता है। तो क्या ऑप्शन ए जौनसारी, या फिर बी भोटिया, या फिर सी थारू, या फिर डी राजी। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि थारू। तो थारू जो है आपकी, आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी यहाँ पर जनजाति है, ठीक है। तो जो थारू है आपका सबसे उत्तराखंड के अंदर ये सबसे बड़ी यहाँ पर जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके जो समाज के जो लोक देवता हैं उनको उनका वो कौन है, वो आपके पछावन है। तो बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है थारू से यहाँ पर प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आज का अगला प्रश्न है, तो देखिए थारू जनजाति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न थारू से ही फिर से पूछा है, उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है, ये फिर से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थारू, ठीक है, यानी कि थारू। तो देखिए थारू जनजाति से आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बन गए, इनको आपने नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो है आपके ये बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग यहीं पर ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए आज का अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 52 मोछंग संबंधित है। तो मोछंग ये भी रिपीटेड है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है मोछंग संबंधित है। अब देखिए इसमें आप लोग जरा अपने ऑप्शंस पर ध्यान दीजिएगा। पहला है वाद्य यंत्र, या फिर दूसरा है बी स्थानीय खाद्य पदार्थ, यहाँ पर सी स्थानीय लोक पर्व, या फिर डी या फिर कोई ये आभूषण है बोल रहा है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको बताते हुए चलता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यह निम्न में से क्या है, ठीक है। तो देखिए मोछंग कोई आभूषण नहीं है, कोई स्थानीय लोक पर्व नहीं है, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, और ये आपका राइट आंसर है ए वाद्य यंत्र। तो ये आपका एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। आप कभी कभार वाद्य यंत्र से संबंधित ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि ये किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो इसकी बनावट यदि बात करें तो ये लोहे, पीतल या किसी अन्य धातु से बना एक छोटा सा यू आकार का होता है, ठीक है। एक छोटा सा यू आकार का होता है। कभी कभार ऐसा भी पूछेगा भाई इसका आकार कैसा है, तो ये भी अब थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा रहा है जो आपका वर्तमान पैटर्न है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में इसी वाद्य यंत्र को स्थानीय स्तर पर बिनाई या मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है इसको, इसी को क्या कहा जाता है। कभी ये भी आ जाएगा कि भाई इसका अन्य नाम और क्या है, बिड़ाई या इसको मूर्ख, ठीक है। ये अन्य इसके स्थानीय नाम है, तो ये भी आपको याद में रखने हैं। मोछंग बोले या बिड़ाई बोला या फिर मूर्ख, ठीक है। तो ये आपके इसके अन्य नाम है। अब ये क्या होता है, यह मुख्य रूप से चरवाहों और महिलाओं द्वारा बजाया जाता था पहले, ठीक है। अब तो ये लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। वर्तमान में यह देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यह चरवाहों और महिलाओं द्वारा इसका यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है भाई इसका कौन यूज करता, किसके द्वारा यूज प्रयोग में लाया जाता था, चरवाहों और महिलाओं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो साथियों आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की है। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल, ठीक है। तो इसकी स्थापना के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन ए घनानंद खंडूरी, ऑप्शन बी है बीडी चंदोला, सी है मथुरा प्रसाद नैथानी, या फिर डी है मायादत्त थपलियाल, ठीक है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है। तो यहाँ पर मथुरा प्रसाद नैथानी यहाँ पर राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है, नोट करते हुए चलिए। गढ़वाल भ्रातृमंडल, ठीक है। अब इसकी स्थापना अगर देखें तो इसकी स्थापना आपकी, ठीक है, इसकी स्थापना 1907, ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि अब अगली प्रश्न में आपको अगले जो परीक्षा में इससे संबंधित आपको डेट पूछी जा सकती है कि यह इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा। अब देखिए और उनके कुछ अन्य गढ़वाली सहयोगी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए इस संगठन की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी। इस संगठन की स्थापना आपकी लखनऊ में की गई थी,
ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ। ठीक है, दोनों ही फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? गढ़वाल भ्रातर मंडल की स्थापना 1907 में लखनऊ में की गई थी और मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। अब थोड़ा सा इसको आगे देखें, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को संगठित करना था। ठीक है, उद्देश्य में आपका क्या आ जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को संगठित करना था। किस प्रकार से? आपका पारस्परिक एकता बढ़ाना और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इसका प्रथम अधिवेशन। ठीक है, आपने स्थापना देख लिया 1907 में। ठीक है, अब इसमें और लखनऊ में आपने देखा था इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका प्रथम अधिवेशन जो है आपका, तो गढ़वाल भ्रातर मंडल का पहला आधिकारिक अधिवेशन आपका वर्ष 1908 में, स्थापना 1907 में और पहला अधिवेशन आपका 1908 में। तो यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपका। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। ठीक है, आपका यह अधिवेशन पहला कोटद्वार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता, ठीक है, इसकी अध्यक्षता, क्योंकि यही प्रश्न आपके बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसकी अध्यक्षता, तो इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कुलानंद बहुगुणा ठीक है, कुलानंद बहुगुणा ने क्या किया था? इसकी पहली अध्यक्षता की थी। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये आपको याद करने। ठीक है, क्योंकि अगली परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है मधुमिता बिष्ट, बी है मानसी नेगी और सी है एकता बिष्ट और डी है हंसा धनाई। ठीक है, तो यहाँ का इसमें जो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल है आपका, उसका इसका राइट आंसर है आपका मानसी नेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका मानसी नेगी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। अब ये क्या है इनका, थोड़ा सा हम लोग देखें कि मुख्य रूप से एक प्रख्यात एथलीट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि भाई क्या है ये। ठीक है, ये एक प्रख्यात एथलीट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और जाने कि मानसी नेगी यहाँ पर मुख्य गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो खेल जो है आपका वॉकर रेस। ठीक है, वॉकर रेसर से इनका संबंध है और मूल निवासी आपके, ये भी याद में रखना है आपको। ठीक है, मानसी नेगी जो आपका मूल निवासी आपके, ये है आपके चमोली, यानी उत्तराखंड में चमोली जिले से इनका संबंध है। ठीक है, जो कि मूल निवासी हैं यहाँ के आपके। और इनके विषय में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पर उन्हें राज्य के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2023 में इनको क्या किया जा चुका है? तीलू रौतेली, ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए साथियों इन ऑप्शन में जो है आपका, जैसे कि मधुमिता बिष्ट है आपका, इनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। ठीक है, जिन्हें भारतीय बैडमिंटन की आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एकता बिष्ट, इनका संबंध आपका क्रिकेट से है। ठीक है, इनका संबंध आपका क्रिकेट से है, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज। ठीक है, जो कि ये भी आ जाएगा भाई, बाएं हाथ की स्पिन है। ठीक है, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। तो इस प्रकार से ये अन्य तथ्य भी आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। आज का अगला प्रश्न है 55, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरो नृत्य, जो कि आपका तलवार एवं ढाल के साथ जो किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य गीत है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आज का अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए चमोली है, बी देहरादून है, सी उत्तरकाशी है, डी पौड़ी गढ़वाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका देहरादून है। ठीक है, जो कि आपका लेकिन आपका DDN प्लस SDR यानी कि हरिद्वार, ठीक है, दोनों यहाँ पर जिलों में यहाँ पर इसका विस्तार है, फैला हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करें, मोतीचूर अभ्यारण्य की स्थापना की बात करेंगे, तो ये स्थापना इसकी मोतीचूर अभ्यारण्य की जो स्थापना है, इसकी स्थापना आपके 1964 में हुई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में यह स्वतंत्र अभ्यारण्य न होकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का एक मुख्य हिस्सा और प्रसिद्ध सफारी जोन है। ठीक है,
तो यहाँ पर यह वर्तमान में आपका राजा जी का एक हिस्सा है, ठीक है, राजा जी, ठीक है। तो देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में इसकी अगर हम विलय की बात करें, ठीक है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में इसकी हम लोग विलय की बात करेंगे तो इसका विलय आपका 1983, ठीक है, 1983 में इसका विलय किया गया। अब देखिए इसके विषय में जो अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, मुख्य वन्य जीव, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य वन्य जीव अगर हम लोग देखें तो मुख्य वन्य जीव में मोतीचूर रेंज को एशियाई हाथियों का गढ़, ठीक है, एशियाई हाथियों हाथियों का गढ़, ठीक है, एशियाई हाथियों का ये गढ़ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर तेंदुआ, बाघ, चीतल, हिरन और सांबर, इसके लिए भी यहाँ पर अन्य प्रजातियाँ ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और पर्यटन व सफारी आज यह पर्यटकों के लिए मोतीचूर सफारी जोन के रूप में बेहद लोकप्रिय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी डेली जीएस की क्लास आज की हमारी, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है जो रिसेंट की परीक्षाएं हैं, कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय और आपका EOTRI की परीक्षा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, और लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।